हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि ईएमआरएस के जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड हो चुके हैं और उसी क्रम में मैं आपको ईएमआरएस के सिलेबस के साथ और उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने आई हूँ। आज हम एक प्रैक्टिस सेट जिसमें सारे सब्जेक्ट, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, आईसीटी हो, पॉक्सो हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हो या फिर आपका लैंग्वेज हो, सारे सेट इस एक सेट में कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये हमारा एक कंप्लीट टेस्ट सेट है। तो आप इसको पूरा देखिएगा और इसके क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसलिए इसके हमारा उत्साहवर्धन होगा और इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए और ले आऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने पहले प्रैक्टिस सेट से। देखिए, आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पहले सबसे हम सॉल्व करेंगे जनरल अवेयरनेस। उसके बाद हम क्रम वाइज अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क के आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 1/4 माइनस मार्किंग है। तो आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। यानी कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। पहला ऑप्शन है बीबी गिरी, के आर नारायण, रामास्वामी वेंकटेश्वर, प्रणब मुखर्जी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष का भी पद इन्होंने संभाला था। इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, और पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन रहा है, तो इनमें से आपको प्रणब मुखर्जी मिलेंगे, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में थे। इसके अलावा इनके प्रणब मुखर्जी के अलावा जो गुलजारी लाल नंदा, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई है। आपके लिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया कब। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जिसके वर्तमान उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं। और आपको अध्यक्ष पता होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के हमेशा अध्यक्ष जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द फॉरमोस्ट राइट एमंग राइट टू फ्रीडम इज। यानी स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है। पहला है आपका निवारक निरोध, दूसरा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 में किया गया है। अगर आपसे पूछे कि ये जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किसमें है, अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 21 है। भाग कौन सा है, तो भाग 3 है। वहीं पे आपसे पूछा जाए समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में दिया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार 29 और 30। देखिए, संस्कृति और शैक्षणिक स्वतंत्रता जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर इससे आपका आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल 29 और 30 में है, भाग 3 में है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। आपको बता दें ये सभी भाग 3 में है। भाग 3 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भाग 3 है, जिसे आप भाग 3 को ही मौलिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दिए गए कार्य की इकाई क्या है।
कार्य की इकाई आपसे पूछा है, कार्य की इकाई क्या है? डेसिबल, एम्पियर, जूल और वाट। तो इसका सही जवाब है जूल। कार्य की इकाई जो होता है वो जूल होता है। अगर आपसे एम्पियर पूछा जाए तो एम्पियर की विद्युत धारा, वाट की शक्ति और डेसिबल की ध्वनि तीव्रता होगी। ठीक है, ध्वनि तीव्रता समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। द रामकृष्ण मिशन स्टार्टेड द आइडियाज ऑफ डैश थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन, यानी रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से किस पर बल दिया? भक्ति पर, भगवान पर, मोक्ष पर और शिक्षा पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोक्ष पर। रामकृष्ण मिशन ने निस्वार्थ सेवा और समाज सेवा के माध्यम से मोक्ष पर बल दिया। आपको पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 ईस्वी में की थी। इस मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया है। इसका जो रामकृष्ण मिशन है इसका मुख्यालय बेलूर मठ कोलकाता में है। इसका मुख्य उद्देश्य परमार्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। रामकृष्ण मिशन के केंद्र के वेदांत का प्रचार प्रसार करना भी है। ठीक है, वेदांत का प्रचार प्रसार करना रामकृष्ण मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। रामकृष्ण कौन थे? रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण है, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहाँ पर की? तो बेलूर मठ कोलकाता में की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गोल्गी काय में परिपक्व भाग होता है? गोल्गी अपर्चर्स द मैच्योरिंग फेज इज कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, स्फेरिकल और कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स यानी उत्तल, बाई कॉनकेव द्विउत्तल, स्फेरिकल गोलाकार और कॉनकेव यानी अवतल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कॉनकेव। देखिए कोशिका जो होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप पाए जाने वाला थैलीनुमा कोशिकांग को गोल्गी काय कहते हैं। पहले सबसे आपसे पूछा जाएगा गोल्गी काय क्या है? तो कोशिका के यानी कि सेल के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में केंद्रक यानी न्यूक्लियस के समीप एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे गोल्गी काय, गोल्गी अपरटस, गोल्गी बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसका जो परिपक्व भाग होता है वो उत्तल आकार का होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो इसके बारे में सर्वप्रथम कैमिलो गोल्गी ने बताया। कैमिलो गोल्गी ने श्वेत उल्लियों पर शोध किया और जिससे उन्हें गोल्गी अपर्चर्स के बारे में पता चला और उन्होंने इसके बारे में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया। उन्हीं के नाम पर इसका नाम, कैमिलो गोल्गी के नाम पर इसका नाम जो है वो गोल्गी काय, गोल्गी अपरटस या गोल्गी बॉडी पड़ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अवसादन, दूसरा है अपरदन, तीसरा है कायांतरण और चौथा है अपक्षय। तो इसका सही जवाब है अपरदन यानी कि यूरोजन। इरोजन क्या है? तो अपरदन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भूदृश्य पर बहते हुए जल, प्रवाहित पवन तथा सने सने प्रवाहित हिम जैसे घटकों के प्रभाव से चट्टानों का विखंडन, प्रवाहन व स्थानांतरण होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप संप्रदाय, मैदानों एवं डेल्टा का निर्माण अवसादों के जमावों से होता है, जबकि अपरदनीय कटाव से वी और यू आकार की घाटियों का भी निर्माण होता है। ठीक है, अपरदन से क्या होता है? तो बी और आकार वी यानी इंग्लिश के वी और इंग्लिश के यू आकार की घाटियों का भी निर्माण अपरदन के द्वारा ही होता है, इरोजन के द्वारा ही होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? इसमें आपको ध्यान से देखना, आपसे पूछा गया नहीं है। राष्ट्रीय आय की आकलन की विधियों में से एक नहीं है। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि और बैंकिंग विधि। आपसे पूछा है कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो इसका सही जवाब है बैंकिंग विधि। बैंकिंग विधि राष्ट्रीय आय को निर्धारित नहीं करती है। बाकी तीन, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये राष्ट्रीय आय के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में आएगा राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान यानी कि एक वर्ष में जितने भी वस्तु उत्पादित किए गए हैं
उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज वायुदूत एयरलाइंस सेटअप इन इंडिया? 1981, 1991, 1971 और 1969। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1981। वायुदूत एयरलाइंस भारत का एक क्षेत्रीय एयरलाइंस था जिसकी स्थापना 20 जनवरी 1981 को हुई। या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का ज्वाइंट वेंचर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो इसका सही जवाब है बैसाखी। बैसाखी जो है ये सिख धर्म जो होता है उनका प्रमुख त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बैसाखी सिख नव वर्ष का भी प्रतीक होता है। इस दिन 13 अप्रैल 1999 ईस्वी को सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में मुगलों के अत्याचारों से मुकाबला करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था? खालसा पंथ की स्थापना किया गया था 13 अप्रैल 1699 को किसके द्वारा किया गया? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, इसी खालसा पंथ को मनाने के लिए हम बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, स्थापना को सेलिब्रेट करने के लिए हम बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 2022 के लिए इस दिवस की जो थीम वो थी हिंसा को ना कहना थी। ठीक है, यह दिवस वर्ष 2007 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। इसे वैश्विक अहिंसा के मार्गदर्शक रहे महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और ये कब से लगातार मनाया जा रहा है? तो 2007 से मनाया जा रहा है। 2007 के बाद से यह कंटिन्यू जो है भारत में मनाया जा रहा है। अगला, अब आप यहाँ तक जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं जो आपके पेपर में 10 क्वेश्चन ही आएंगे जनरल अवेयरनेस के। अब हम लोग कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रीजनिंग से आप सभी को पता है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? रीजनिंग से आप सबको पता है क्या कि रीजनिंग से आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो रीजनिंग से आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन 20 क्वेश्चन को हम देखेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये हम लोग का एक टेस्ट सीरीज है। पेपर में जैसे जिस हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा उसी को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो अब हम देखेंगे, जनरल अवेयरनेस को देख चुके हैं, अब हम रीजनिंग को देखेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, उस युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है जो मूल युग्म के दोनों शब्दों के मध्य है। यानी कि जो संबंध यहाँ पर दिखाया गया है वही संबंध आपको यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए, हर्ट्ज यानी कि आवृत्ति का हर्ट्ज से क्या संबंध है? आवृत्ति का हर्ट्ज से क्या संबंध है? तो देखिए, इस आपको नीचे वाले में वही संबंध आपको यहाँ पे स्थापित करनी है। तो ये संबंध है उष्मा और जूल का। जिस प्रकार आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है उसी प्रकार उष्मा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, यहाँ पे मात्रक दिखाया गया। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। उष्मा का मात्रक क्या है? जूल है। तो संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट, SMART। एक मिनट यार, हाँ, SMART, स्मार्ट को MSTTR लिखा हुआ। उसी तरह क्राउन को हम कैसे लिखेंगे? अगर हम SMART स्मार्ट को MSTTR लिख सकते हैं तो हम क्राउन को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पर आपको लिखने का तरीका बताया गया है। स्मार्ट, देखिए आपका यस यहाँ पे कर दिया गया है, एम यहाँ पे कर दिया गया है। देखिए आपको बता देते हैं स्मार्ट, और फिर ये यहाँ पे कर दिया गया है, ये यहाँ पे कर दिया गया है, और ए का टी यानी कि 19 इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार आप क्राउन को भी लिखेंगे, क्राउन को आप भी लिखेंगे। तो वैसे जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया है वैसे कर देंगे, और प्लस जो ओ है इसमें आप प्लस 19 कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक कोड भाषा में पब्लिक को 7343186 लिखा गया है। उसी कोड भाषा में स्कैट को 0102691108 लिखा है। तो विक्ट्री को कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ कोड भाषा दिया हुआ है। कोड भाषा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, जैसे इसका सही जवाब जो था वो था ऑप्शन सी। कैसे था ऑप्शन सी? पी को 7 लिखा गया है। पी को 7, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ था? 7343186, यही तो दिया हुआ था। तो देखिए P
7, यानी कि पी का जो आपका नंबर होता है पी वो 16 नंबर पे होता है, 16। तो 1 + 6 = 7 हो जाएगा। और यू जो आपका होता है वो 21 नंबर पे होता है। 21 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 + 1 = 3 हो जाएगा। वहीं पे बी आपका 2 नंबर पे है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने का जो तरीका है वो कैसे बताया गया, अगर जो आपको 2 डिजिट में, जिसका नंबर क्रमांक 2 डिजिट में है, उसको आप ऐड कर देंगे, और जो सिर्फ एक ही डिजिट का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे बी 2 पे ही आएगा, एक डिजिट का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल 12 है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। और आई 9 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी 1 डिजिट का है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 2 डिजिट का है उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, फिर अगला हम देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है जैकेट। देखिए यहाँ पे जैकेट को कोड भाषा में 8251938 लिखा हुआ है। उसी तरह स्वेटर को कैसे लिखेंगे, तो आपको इसके लिए जो वर्ड है उनके क्रमांक याद होने चाहिए, यानी कि कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है। तो देखिए जे जो होता है, जे ये 10 नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, और टी आपका 20 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर आप जे में से यानी 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ए यानी 1 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 26 और 25, उल्टा से ही माइनस करना है आपको। 1 से आप 2 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। सी यानी 3 होता है, तो इसमें से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। फिर आपका है के यानी कि 11, के 11, अगर 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और आपका ई 5 नंबर पे आता है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। और टी आपका 20 नंबर पे आता है, और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। उसी तरह आपको स्वेटर में से, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है एस कितने नंबर पे आता है। एस आपका आता है 19 नंबर पे, तो 19 में से 2 माइनस करेंगे 17 हो जाएगा। देखिए 17 पहले किस में है, तो देखिए यहाँ पे आपको 17 मिल गया। डब्लू आपका आता है 23 नंबर पे, 23 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको 21 मिल जाएगा। ई 5 नंबर पे माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। ए 1 नंबर पे माइनस करेंगे 25 हो जाएगा। टी आपका आता है 20 नंबर पे, माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। और ई आपका 5 नंबर पे माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। 16 आर जो है आपका 18 नंबर पे आता है, और इसको माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। देखिए इतना टाइम अगर नहीं लगाना है हमें पेपर में, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं टी के लिए क्या यूज किया गया है। टी के लिए आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर पे 9 दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे भी टी मिल गया, तो लास्ट में आपको 9 दिखाई, ये आपको 1 मिनट रुकिए, टी यहाँ पे टी लास्ट में है ना, तो टी के लिए आपको 18 दिखाई दे रहा है। तो आपको लास्ट यहाँ तीसरे नंबर पे टी है, तो टी के लिए 18 किस नंबर पे मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो यहाँ टी से नहीं सॉल्व हो पाएगा। फिर हम दूसरा वर्ड देखते हैं ई के लिए। यहाँ पे ई के लिए आपको कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है, ई के लिए 3 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे ई है 3 दोनों नंबर पे है। 1 मिनट, और किसी वर्ड से आप वैसे सॉल्व कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए 4 शब्द हैं, जिनमें से किसी 3 एक तरह से समान है और एक जो है वो भिन्न है। मटर, आलू, गाजर, मूली, 4, इन चारों में से एक जो है वो भिन्न है, बाकी समान है। तो आपको हम बता दें, जो भिन्न है वो है मटर। गाजर, आलू, मूली ये सभी भूमि के अंदर पाए जाने वाले होते हैं, और मटर जो होता है वो फली होता है, यानी कि भूमिगत नहीं है। ठीक है, तो मटर जो है वो भिन्न हो गया। अगला प्रश्न है, इसमें आपको प्रश्नवाचक की जगह पे कौन सी संख्या आएगी वो फिल करना है। तो देखिए 20, 21, 42, 14, 18 और 15, तो प्रश्नवाचक की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, तो इसका सही जवाब है 90। कैसे आएगा, देखिए 20 और +1 यानी कि 21 हो गया। 21 × 2 42 हो गया। 42 भागे 3, अगर 42 को 3 से भाग करेंगे तो 14, 28, 14 × 42, तो 3 बार भाग में जाएगा। फिर 14 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 18। 18 × 5 करेंगे, 18 × 5 अगर आप करेंगे तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा। और 90 को 6 से भाग कर देंगे तो आपका 15 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, इसी तरह श्रृंखला को पूरा करना है 7, 25, 79 टू 41। तो इसको कैसे आप पूरा करेंगे? तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसको पूरा कैसे करेंगे? तो देखिए 7 और 25, तो देखिए 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 में अगर आप +4 करेंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। उसी तरह 25 गुणे 3 और +4, फिर उसी तरह 79 × 3 और +4, फिर 241 × 3 +4, तो आपको जो है वो मिल जाएगा 727। आप करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे आकृतियाँ दी हुई हैं, आपको नेक्स्ट इसमें कौन सी आकृति आएगी वो फिल करना है, ठीक है। इसमें आपको कौन सी आकृति फिल करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट, ये देखिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिए गए नमूने यानी पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसी तरह से चयन करें कि आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या फिल करना है। तो इसका सही जवाब है 58। ये 58 आपका कैसे आया, आप सॉल्व करके देखिए, सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे आया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक मिनट, अरे यार, अर्जुन दक्षिण की ओर 22 मीटर चलता है। अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति है, वो दक्षिण की ओर, यानी मान लीजिए कोई अर्जुन है, वो आपको दिशा का ज्ञात होगा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो अर्जुन किधर जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है, दक्षिण की ओर 22 मीटर चलता है, ठीक है। 22 मीटर चला, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अगर वो अर्जुन 22 मीटर दक्षिण की तरफ चला तो उसका दायां इधर हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 22 मीटर चला, दाईं ओर मुड़ा और 22 मीटर चला। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा, यानी बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 20 मीटर चला, 20 मीटर चला। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 22 मीटर चला, 22 मीटर चला। यानी कि ये और ये लंबाई सेम है। अब आपसे पूछ रहा दूरी कितनी है, तो आपको ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपने देखा था 20 था, 22 और +20 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 मीटर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला नीना से कहा, उसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं। उसकी बहन के पिता, एक नीना है, एक नीना ले लीजिए, 1 मिनट के मैं कलर चेंज कर देती हूँ। एक नीना है, ठीक है, 1 मिनट। नीना ने कहा कि उसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो देखिए ससुर पत्नी हो गई इसकी, इकलौता पुत्र हो गया, पिता हो गए, राजीव की तरफ इशारा किया है, राजीव की तरफ, और ये बहन हो गई। तो इनसे कैसा संबंध होगा? तो इनसे संबंध होगा माँ का, ठीक है, माँ का। अगला है, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए, यानी कि आपको स्कूटर वाहन और ऑटो रिक्शा को कौन सा आरेख प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए जो वाहन है, वाहन में स्कूटर और ऑटो रिक्शा दोनों ही वाहन के अंतर्गत आते हैं, यानी वाहन बड़ा वाला हो गया, इसी के अंतर्गत स्कूटर और इसी के अंतर्गत ऑटो रिक्शा दोनों आएंगे, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको कथन दिया हुआ है और एब्जर्प्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको निकालना है। कोई भी लोशन सिर्फ सिरफ नहीं है, कोई भी लोशन सिरफ नहीं है। तो देखिए लोशन हो गया, 1 मिनट, लोशन हो गया, ये सिरफ नहीं है, लोशन कोई भी सिरफ नहीं है, सभी सिरफ तरल हैं। ये जो सभी सिरफ है ये क्या है? तरल है, सभी सिरफ तरल हैं। अब आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन में आपको क्या निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है? कोई लोशन तरल नहीं है, कोई लोशन तरल नहीं है। तो देखिए लोशन और तरल का कोई संबंध दिखाया हुआ है? नहीं दिखाया हुआ है। कोई भी तरल लोशन नहीं है, यहाँ पे लोशन और तरल का कोई भी संबंध नहीं दिखाया हुआ है। कुछ तरल सिरफ हैं, तो देखिए जो सिरफ है, अगर सभी सिरफ तरल हैं तो कुछ तरल सिरफ होंगे ही, तो ये सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अर्पिता गमन नितिन वर्षा श्रेया और शाहिद एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। देखिए एक सीधी रेखा बना लीजिए, अर्पिता गमन नितिन श्रेया वर्षा और शाहिद एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, यानी इस साइड में मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर अब नितिन गगन के ठीक बाएं बैठा है, नितिन जो है
नितिन ये गगन के बाएं बैठा है, यानी गगन यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है। श्रेया अर्पिता और शाहिद के बीच में बैठी हुई है, अर्पिता और शाहिद के बीच में बैठी हुई है, अभी बैठाते हैं। पहले देखते हैं, शाहिद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। दाएं छोर कौन सा है, ये है। दूसरे स्थान पर कौन है, शाहिद है, ठीक है, शाहिद है। अब देखिए श्रेया अर्पिता और शाहिद के बीच में बैठी हुई है, यानी शाहिद और श्रेया जो है ये शाहिद और अर्पिता के बीच में बैठी हुई, यानी अर्पिता यहाँ कहीं बैठेगी, श्रेया यहाँ बैठेगी, शाहिद यहाँ बैठेगा, ठीक है। नितिन और वर्षा के बीच में 4 लोग बैठे हैं, वर्षा यहाँ पे हो गई। तब जब 4 लोग हो गए तो नितिन और वर्षा के बीच में, नितिन और वर्षा के बीच में 1 2 3 4 लोग हो गए ना। अब पूछा है वर्षा और श्रेया के बीच में कितने लोग हैं, तो ये श्रेया हो गई, ये वर्षा हो गई, इनके बीच में कितने लोग हैं, केवल एक ही लोग तो हैं, और वो कौन है, शाहिद है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शाहिद, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अरे यार, अब हम थोड़ा तेज प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये देखिए एक पेपर फोल्डिंग दिया हुआ है, अगर पेपर को इस तरह से, फिर इस तरह से, पहले इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर मोड़ के, फिर ऐसे काटा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये एक आकृति दी हुई है, आपसे पूछा है कि ये आकृति आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि यही आकृति सेम आपको दिखाई देनी चाहिए और वो घुमाया ना गया हो। तो देखिए आपको ऑप्शन डी में यहाँ पे ये आकृति दिखाई दे रही है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, यही आकृति आपको दिखाई दे रही है सेम, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण में, मतलब एक दर्पण मरकरी लिखा हुआ और बीच में एक दर्पण रख दिया गया है, तो मरकरी कैसे, एक मिनट, मरकरी कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यम यहाँ पे है, तो यम यहाँ पे है, और वाई यहाँ, एक मिनट, वाई यहाँ पे आ जाएगा, यम यहाँ पे जाएगा। तो सभी में देखिए वाई यहाँ पे है और यम वहाँ पे है। देख लीजिए कैसे 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 कैसे, ये देखिए शी यहाँ पे आप देखिए सी, और यहाँ पे आप देखिए वाई इधर है इसमें, और इसमें 2 में वाई इधर है, तो इसमें आपको शी, यहाँ पे आपको ओ बना दिया गया है, जबकि ओ नहीं दिया है, सी दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखिए, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उन संख्या का चयन करें जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत आता है, यानी कि 2 के विपरीत कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आप इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 4 अलग अलग स्थितियां आपको दिखाई गई, तो देखिए आप पहले सबसे देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक पासा है, तो इसमें आप देख लीजिए कॉमन नंबर कौन सा है, तो कॉमन नंबर इसमें और इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है। सबसे पहले 5 लिख लीजिए, 5 के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद क्या है, 6 है ना। फिर इसमें देख लीजिए 5 के बाद क्या है, 5 लिख लीजिए, 4 के नीचे 3 लिख लीजिए, और 6 के नीचे आपको 2 मिल जाएगा। तो आपको पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा आएगा, तो 2 के विपरीत, एक मिनट, सबसे पहले 5 लिख लीजिए, 5 के बाद, एक मिनट कुछ जाइए, मैं बता रही हूँ उसको। 5 लिख लीजिए, 5 के बाद 3 लिख लीजिए, 5 के बाद 3 लिख लीजिए, 3 के बाद 2 लिख लीजिए, ठीक। और दूसरे वाले में अगर आप 5 के नीचे 5 लिखते हैं, 3 के नीचे 4 लिखते हैं, 3 के नीचे 4 और 2 के नीचे 6 लिखते हैं, तो आपको पूछा है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत 6 आएगा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको डिक्शनरी के अनुसार इसको लगाना है, तो इसको कौन सा सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि पहले आपका आएगा मॉडरेट, फिर मॉडिफायर, फिर मॉड्यूल्स, फिर मॉइस्चर, फिर मोनोपॉलिस्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है यहाँ पे आपको, चंडीगढ़, रॉक गार्डन, एशिया, भारत और विश्व, इसको आपको क्रम विन्यास के अनुसार बैठाना है, क्रम विन्यास यानी डिक्शनरी के अनुसार आपको लगाना है। तो इसका सही जवाब होगा पहले वर्ल्ड, फिर आपका होगा एशिया, फिर होगा भारत, फिर चंडीगढ़, फिर रॉक गार्डन, ठीक है। किसमें कितना कम नहीं, एक मिनट, इसमें क्या, अर्थपूर्ण क्रम विन्यास, तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास के अनुसार लगाना है। तो सबसे बड़ा आपका भारत हो गया, ठीक है, नहीं, सबसे बड़ा आपका वर्ल्ड हो गया, सबसे बड़ा कौन सा, विश्व। फिर उसके बाद एशिया है, एशिया के बाद भारत सबसे बड़ा है, भारत के बाद आपका चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ के बाद रॉक गार्डन है, ठीक है। इसमें बड़े से छोटे की तरफ दर्शाया गया, सबसे बड़ा विश्व है, फिर आपका एशिया है, एशिया से छोटा भारत है, भारत से छोटा चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ से छोटा रॉक गार्डन है, ठीक है।
इसके बाद आपके आईसीटी के क्वेश्चन शुरू होते हैं, नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएं, और अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है और इसी तरह के वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए, आईसीटी के कितने क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे? आईसीटी के आपसे पूछे जाएंगे टोटल क्वेश्चन की जो संख्या आईसीटी का वो टोटल 20 है, ठीक है। आपसे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, आईसीटी के 10 क्वेश्चन, पॉक्सो से 10 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन, और जो आपका लैंग्वेज है उससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम 20 क्वेश्चन आईसीटी के सॉल्व करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है? ऑडियो टूल क्या है? डिस्क्लेयर, एविडेमेक्स, बेलेंडर या ऑडोटर? तो ऑडोटर जो है ये एक ऑडियो टूल है। देखिए, ऑडियो टूल ऐसे उपकरण को कहा जाता है जो ध्वनि को पुनः उत्पन्न, रिकॉर्ड या संसाधित करते हैं, यानी कि जो ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और संसाधित करते हैं। प्रमुख ऑडियो टूल्स जो होते हैं वो रेडियो होते हैं, रिसीवर होते हैं, एवी रिसीवर होते हैं, सीडी प्लेयर होते हैं, टेप रिकॉर्डर होते हैं, एम्पलायर होते हैं, मिक्सिंग कंसोल होते हैं, अडोर होते हैं, माइक्रोफोन, इफेक्ट यूनिट और लाउड स्पीकर होते हैं ऑडियो टूल्स। इसमें आपको इनमें से केवल एक ही दिखाई दे रहा है जो है अडोर, ये भी एक तरह का ऑडियो टूल्स है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO, यानी आपको यहाँ पे SEO का फुल फॉर्म पूछा है। SEO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका सही जवाब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक वेबसाइट की दृश्यता को प्रभावित करने की प्रक्रिया है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन द्वारा ही विभिन्न प्रकार के सर्च रिजल्ट एवं उनकी खोज रैंक के आधार पर प्रदर्शित होती है, जिससे वांछित साइट के ऊपर रखा जाता है ताकि उस पर अधिक प्रयुक्त विजिट कर सकें, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? होम बार, टाइटल बार, मेनू बार और टूल बार? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, टूल बार, ठीक है। किसका यूज करते हैं? तो टूल बार का यूज करते हैं। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए हम टूल बार का उपयोग करते हैं, ठीक है। टूल बार इंटरनेट ब्राउजर में भी आपके ब्राउजिंग अनुभव को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मौसम टूल बार, स्थानीय समाचार उपकरण बार, गेमिंग टूल बार और सर्च इंजन टूल बार भी स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है? तो जो एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी होती है उसे फाइल कहते हैं, या एकत्रित जानकारी का एक वर्ग है, या जानकारी को संचित करने के लिए एक संसाधन भी है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको फाइल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड ब्यूरर जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? पिंपिंग कहलाता है, डॉक्टरिंग कहलाता है, फिशिंग कहलाता है या चीटिंग कहलाता है? दुर्भावनापूर्ण यानी कि आपके जो पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इनको प्राप्त करने के लिए अगर कोई आपके साथ जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है तो वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक तरीका है जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है, वो कौन सा तरीका है? क्या आप कर लेंगे कि जिससे अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंच जाएंगे? कुकी, ब्लॉग, बुकमार्क्स तथा ब्लॉग दोनों? तो इसका सही जवाब है बुकमार्क्स। अगर आप बुकमार्क्स कर लेंगे तो बुकमार्क्स एक तरीका है जिससे अपने ब्राउज़र में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट पर तुरंत आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, मैन का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि आपसे यहाँ पे मैन का फुल फॉर्म पूछा है। मैन का फुल फॉर्म क्या है? तो मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन और एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी, एक मिनट,
ऑप्शन बी इसका सही जवाब है मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या उच्च गति वाला नेटवर्क है जो इमेज, डाटा और आवाज़ को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डाटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। ठीक है, कौन? मैन। अगर आपसे पूछा जाए लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म है। वहीं पे अगर आपसे वैन का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क या सबसे छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है, और लोकल एरिया नेटवर्क बड़ा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होता है। वैन को, इसको शॉर्ट फॉर्म में वैन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? गूगल क्रोम, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एमएस डॉस, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपको बता दें गूगल क्रोम जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में अगर आप कहें तो एसओ कहा जा ओएस कहा जाता है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह है लिनक्स, एमएस डॉस, विंडो, एंड्रॉयड, ये प्रमुख जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउज़र है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए गूगल क्रोम क्या है तो गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक लॉजिक गेट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट है? एंड, आर, नैंड सभी लॉजिक गेट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो हैं, चाहे वो एंड हो, चाहे और हो, चाहे वो नैंड हो, तीनों ही लॉजिक गेट होते हैं। एंड जो लॉजिक गेट होता है ये तीन ही प्रकार का होता है, एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। ठीक है, नैंड भी लॉजिक गेट के अंतर्गत ही आता है। लॉजिक गेटों का आधारभूत बुलियन ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करने को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करने, यानी कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या स्टाइल शीट लैंग्वेज? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कमांड लैंग्वेज। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करने, नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को आप कमांड लैंग्वेज के नाम से, यानी कमांड भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज, एसक्यूएल, क्वेरी लैंग्वेज या 4GL, किसका उपयोग किया जाता है डाटाबेस से जानकारी को प्राप्त करने के लिए? तो डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज एक डाटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या संबंधपरक डाटाबेस संबंध प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है इसको, क्वेरी लैंग्वेज को। अगला प्रश्न है आपका, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? एक बिट डाटा संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, वेक्टर या एनकोडर? तो इसका सही जवाब है, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए आप जो प्रयोग करते हैं वो है फ्लिप फ्लॉप का, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एक बिट डाटा संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक की में फ्लिप फ्लॉप एक अंकीय परिपथ है जिसका निर्गम दो अस्थायी अवस्थाओं में किसी एक से बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा होता है? ALU, CU, रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है ALU का अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यह CPU का प्रमुख भाग होता है जो अंकगणितीय तार्किक गणना से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिथमोमीटर
का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? टॉर्सेली, जेवियर थॉमस, टेलर या ताउसे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा अरिथमोमीटर का आविष्कार 1820 में किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार्क के द्वारा किया गया था। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। आपसे पूछा जाए अरिथमोमीटर क्या है, तो यह प्रथम मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर है। इसका आविष्कार 1820 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा इसका आविष्कार हुआ। ठीक, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में टाइप, जमा या संचारित किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? तो इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर प्रणाली में टाइप, जमा या संचार किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस या पावर पॉइंट? स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? 46 का सही जवाब बताइए। 46 का सही जवाब है MS एक्सेल, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, MS एक्सेल। MS एक्सेल जो है ये स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश है। MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण, रिकॉर्ड तथा व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है वे स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलने को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम या बैच प्रोसेसिंग? एक ही सिस्टम पर एक साथ अनेक प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग, एक मिनट, ऑप्शन ए मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? किसी एक कंप्यूटर पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चल रही हो तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ये समांतर प्रसंस्करण यानी पैरेलल, यानी कि एक पैरेलल दोनों चल रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल दोनों कार्यक्रम चल रहे हो। वहीं पर आपसे अगर पूछा जाए कि बैच प्रोसेसिंग क्या है, तो बैच प्रोसेसिंग एक साथ समान इकट्ठी फाइलों को प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया, एक साथ समान इकट्ठी फाइलों को प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन कंप्यूटर यूजर आर आल्सो नोन एज, यानी कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कंप्यूटर में यूजर को कहा जाएगा ह्यूमन बेयर। ठीक है, ह्यूमन बेयर। अगला प्रश्न है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? माउस, कर्सर, हैंड या लोगो? तो इसका सही जवाब है जो ब्लिंकिंग सिंबल दिखाई देता है उसे कर्सर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल को कर्सर कहते हैं। कर्सर का स्थान माउस द्वारा ही बदला जाता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी शब्द की लंबाई की माप की जाती है मीटर में, बाइट में, बिट में या मिलीमीटर में? तो आपको बता दें कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिमाणों को बाइनरी संख्या या बिट में बदलकर स्टोर किया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बिट। लंबाई की माप किस में की जाएगी? बिट में। इसे बाइनरी संख्या या फिर बिट में बदलकर स्टोर किया जाता है। बिट किसी शब्द की लंबाई को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है। तथा किसी संख्या, अक्षर, गणितीय चिन्ह तथा विराम चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 1 बाइट की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी शब्द की लंबाई को बाइट में मापा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिट। किसी शब्द की लंबाई को किस में मापा जाएगा? बिट में। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने कंप्यूटर के प्रश्न देख लिए। अब हम देखेंगे पॉक्सो से रिलेटिव प्रश्न जो आपके पेपर में 10 नंबर के आएंगे। पॉक्सो से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, 10 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बालक अधिकारी संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, यानी कि जो आपका पॉक्सो एक्ट है जिसे आप प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं, इससे राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? 26 जनवरी 2006 को, 20 जनवरी 2006 को, 15 अगस्त 2006 को या 1 जनवरी 2006 को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 जनवरी 2006 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। ठीक है,
पॉक्सो एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? 20 जनवरी 2006 को। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। यानी जो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 है, RTE एक्ट 2009 है, वो कितने साल से कितने आयु वर्ग तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा? 5 वर्ष से 15 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 वर्ष से 18 वर्ष या 4 वर्ष से 14 वर्ष। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा RTE के 2009 के तहत दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया? 9 फरवरी 2004, 9 फरवरी 2005, 15 अगस्त 2005 और 26 जनवरी 2004। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 फरवरी 2004 को बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के हेतु सशक्त करता है? आर्टिकल 15 का ए, 15 का 2, 15 का 3 या 16 का 3। तो आपको बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 का 3। संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। यानी कि 15 के 3 में कहा गया है कि बालकों के लिए विशेष उपबंध किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के आंकड़ों के अनुसार 2021 में शिशु मृत्यु दर क्या रही? ठीक है, आपसे पूछा गया है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड UNICEF के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा 2021 में जो शिशु मृत्यु दर है वो कितना बताया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18। यूनिसेफ, अगर आपसे यहीं पर यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछ ले तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक, इसने शिशु मृत्यु दर कितना बताया 2021 में? 18% बताया है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 2 में परिभाषित है, क्या परिभाषित है? समुचित सरकार, बालक, सप्ताह या कर्मशाला, यानी वर्कशॉप, वीक, चाइल्ड या फिर ऑपरेटेड गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि चाइल्ड। बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 2 में बालक को परिभाषित किया गया। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि बाल श्रम अधिनियम 1986 में बालक को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है धारा 2 का 2, यानी कि 2 के 2 में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। संपूर्ण भारत पर सिवाय जम्मू कश्मीर के उपयुक्त दोनों सही है या कोई नहीं सही है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इसका जो ये जो है अनैतिक व्यापार अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक, संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा? यानी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसे आप पॉक्सो के नाम से जानते हैं, 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा? जिला लोक अभियोजित अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक या फिर अतिरिक्त जिला अभियोजक? इसमें आपको सही जवाब बताना है कि पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? अभी मैंने आपको इसका जवाब बताया था, आप इसका सही जवाब मुझे बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 2 के काम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को 2 के काम में परिभाषित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आपका पॉक्सो का है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर क्या था? यानी कि आपसे भारत में लिंगानुपात पूछ रहा है जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात था वो था 943, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
943, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, अब आप हमारा जो 5वां पार्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। ठीक, इसके आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के 30 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मैं आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आ सकूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बच्चा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय यानी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स व्हिच एज ग्रुप नोन एज चाइल्ड, बच्चा किसे कहते हैं? 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को, 12 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 18 वर्ष से कम। 18 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं उन्हें यूसीआरसी यानी कि यूसीआरसी के द्वारा क्या कहा गया है? उन्हें बच्चा कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? पहला ऑप्शन है छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करके, अध्ययन क्षेत्रों में किसी भी गड़बड़ी को नज़रअंदाज करना, अध्ययन क्षेत्र में शोर शराबे वाली सभाओं और समारोहों को प्रोत्साहित करना, छात्रों को अपने पालतू जानवरों को अध्ययन क्षेत्र में लाने की अनुमति देना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो देखिए, आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। शोर शराबे करेंगे तो शांतिपूर्ण कैसे रह जाएगा? पालतू जानवर लाएंगे तो शांतिपूर्ण कैसे रह जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी नेशनल, ये जो आपका एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ढांचा क्या है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको बता दें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका ढांचा है 5+3+3+4। ठीक है, 5+3+3+4 है, जिसे वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता उपायों में शामिल नहीं है? स्वच्छ जीवन शैली को अपनाना, नियमित सफाई कार्यक्रम, कमरे की वैक्यूमिंग, लॉन्ड्री का प्रबंधन न करना। आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, स्वच्छता उपाय को शामिल करना नहीं है, तो लॉन्ड्री की प्रबंधन ना करना। लॉन्ड्री का प्रबंधन करना होता तो ये सही हो जाता, अगर यहाँ पे दिया ना करना और आपसे नहीं पूछा है तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न, हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रित करता है? वार्डन, डायरेक्टर, चीफ डायरेक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वार्डन। वार्डन जो है ये हॉस्टल और मेस दोनों वार्डन के ही अधीन होता है। डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट देता है वार्डन। ऐसे कई वार्डन या प्रबंधक होने चाहिए जो हॉस्टल और मेस के प्रबंधन में चीफ वार्डन की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक छात्रावास वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है? विकलांग छात्रों के लिए सुलभ बनाना है। ठीक है, विकलांग छात्रों की पहुंच संबंधित आवश्यकताओं की उपेक्षा करना। उपेक्षा करेंगे तो क्या उनके लिए सुलभ हो जाएगा? आप खुद से सोचिएगा, उपेक्षा करना सुलभ हो जाएगा? नहीं होगा। नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना। तो देखिए ये सही लग रहा है अभी तक कि अगर नियमित ऑडिट करेंगे और वो बच्चे कैसे पहुंच जाए उसके संशोधन करेंगे तो हो सकता है कि उनके लिए सुलभ हो जाएगा। और आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं। विकलांग छात्रों को छात्रावास में रहने से बाहर करना। बाहर करेंगे तो सुलभ कैसे होगा? ये गलत हो गया। विकलांग छात्रों के लिए कोई भी आवास बनाने से इनकार करना, ये भी सुलभ नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका है, रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से क्या होगा? अगर रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करेंगे तो क्या होगा? विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन, बेहतर उत्पादक बेटर प्रोडक्टिविटी, या फिर कामकाजी संबंधों की अस्पष्टता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से कामकाजी संबंधों की अस्पष्टता निर्धारित होती है। इससे कार्यों में निपटने में सुलभता के साथ साथ पारदर्शिता भी बनी रहती है तथा नीतियों एवं कार्य योजनाओं का आसानी से क्रियान्वयन भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रावास प्रबंधन प्रणाली की
आवश्यक विशेषता क्या है? छात्रावास प्रबंधन प्रणाली की आवश्यक विशेषता क्या है? छात्रावास अभिलेख, हॉस्टल रिकॉर्ड, छात्र केंद्रित वातावरण, स्टूडेंट सेंट्रिक इन्वायरमेंट, शुल्क संग्रहण, फी कलेक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। छात्रावास प्रबंधन प्रणाली की आवश्यक विशेषता क्या है? व्हाट आर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। छात्रावास अभिलेख, छात्र केंद्रित वातावरण, शुल्क संग्रहण, सभी इसकी विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए छात्रावास में छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपयोग में से लाया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, रजिस्टर्ड दस्तावेज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। छात्रावास में छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और रजिस्टर्ड दस्तावेज, ठीक है, दोनों को ही लाया जाएगा। रिकॉर्ड प्रबंधन एक व्यावसायिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सभी आवश्यक गतिविधियों को भंडारित किया जाता है। अगला प्रश्न, एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होगी? अगर आप एक छात्रावास वार्डन है तो आपकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी वो क्या होगी? छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना, छात्रावास के वित्त का प्रबंधन करना, पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करना, छात्रों के शैक्षणिक मामलों को संभालना। अगर आप एक वार्डन है तो आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होगी? शैक्षणिक मामले तो टीजीटी पीजीटी उनके टीचर संभालेंगे। पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन ये उनके प्रिंसिपल और टीचर करेंगे। छात्रावास के वित्त का प्रबंधन ये जो वहाँ के कार्यालय वाले अधिकारी होंगे, जो बाबू वगैरह होंगे, वो देखेंगे, वित्त का प्रबंधन करेंगे। छात्रावास छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना, ये एक वार्डन का प्रमुख दायित्व होगा, छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, वार्डन को कितनी बार छात्रों के साथ नियमित छात्रावास बैठक को आयोजित करना चाहिए? साल में एक बार, महीने में एक बार, सेमेस्टर में एक बार या जब भी उनका मन करे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महीने में एक बार। महीने में एक बार वार्डन को छात्रों के साथ बैठक का आयोजन करना चाहिए। नियमित छात्रावास बैठक के आयोजन से वार्डन तथा छात्रों के मध्य तालमेल बेहतर रहता है, जिससे वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं, उनकी समस्याएं जान सकते हैं। ठीक है, तो महीने में कम से कम एक बार तो वार्डन के साथ बैठक तो होना ही चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महीने में एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वार्डन छात्रावास में समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है तथा बदमाशी को कैसे रोक सकता है? ठीक है, टकराव से बचने के लिए धमकी की घटनाओं को नज़रअंदाज करेंगे तो कैसे रोकेंगे? बदमाशी की घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए पीड़ित को दंडित करना। आपको बच्चे को दंडित नहीं करना है, आपको ये चीज़ विशेष तरह से ध्यान देना कि आपको किसी भी परिस्थिति में बच्चे को दंडित नहीं करना है। आप उन्हें क्रिएटिविटी रिलेटिव कार्य दे सकते हैं, जैसे पौधे लगाना दे सकते हैं, पौधों में पानी डालने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप उन्हें दंडित नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप उन्हें आँखों से घूर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बदमाशी विरोधी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, उन छात्रों की चिंताओं को नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज तो कभी भी नहीं करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बदमाशी विरोधी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। ठीक, अगला प्रश्न है, महिला छात्रावासों के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति में प्रबंधन व अध्यापकों में कितने प्रतिशत महिलाओं का होना आवश्यक है? ठीक है, 25%, 75%, 33% और 50%। इसका सही जवाब है 50%। महिला छात्रावास के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति में प्रबंधन व अध्यापकों में 50% महिलाओं का होना क्या है? अनिवार्य है। प्रत्येक महिला छात्रावास में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन अनिवार्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रावास में नियमित तौर पर कितने अंतराल में स्वास्थ्य की जांच होगी? 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या 5 महीने में एक बार? नियमित स्वास्थ्य जांच कब होगा? तो आपको बता दें, इसका सही जवाब है ऑप्शन है 3 महीने में एक बार। नियमित स्वास्थ्य जांच है वो 3 महीने में एक बार होगा। ठीक है, छात्रावास में छात्रों को किस पोषक तत्व की कमी की जाँच नियमित तौर पर की जाएगी? कैल्शियम, विटामिन, आयरन या फास्फोरस? तो आपको बता दें, इसका सही जवाब है वो है आयरन। छात्रावास में छात्रों में पोषक तत्व आयरन की जांच नियमित तौर पर की जाती है। यदि आवश्यकता हो तो जो डॉक्टर के परामर्शानुसार उन्हें आहार और दवाएं भी प्रदान की जाती है।
अगला प्रश्न है, छात्रावास में एक सुझाव पत्र बॉक्स स्थापित किया जाता है। शिकायत बॉक्स किसके नियंत्रण में होता है? प्रबंधन समिति, मेस समिति, छात्र समिति या अंतरा हॉल समिति? जो शिकायत बॉक्स होता है उसका नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो इसका सही जवाब है प्रबंधन समिति। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता, सहयोगी भावना और साथ साथ जीने का भाव, पर्यटक गतिविधियों का संचालन करना। तो छात्रावास के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ये तीनों होगा। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संचयी रिकॉर्ड कार्ड में निहित डेटा होना चाहिए। द डाटा कंटेन इन द कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड शुड बी, कौन सा होना चाहिए? सटीक, व्यापक, उपयोग करने योग्य या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संचयी रिकॉर्ड कार्ड में निहित डेटा सटीक, व्यापक और उद्देश्यपूर्ण एवं उपयोग करने योग्य होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। छात्रावास समिति में कौन शामिल नहीं है? प्रचार, सचिव, वार्डन या उपवार्डन? कौन शामिल नहीं है? तो सचिव। छात्रावास समिति में सचिव शामिल नहीं है। छात्रावास समिति में प्रचार, वार्डन, उपवार्डन, प्रशासनिक सहायक और अधीक्षक शामिल होते हैं, जबकि सचिव शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी समूह द्वारा साफ सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं हो रही, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाधान किया जाएगा? वार्डन के द्वारा, छात्रावास अधीक्षक के द्वारा, छात्रावास केयर टेकर के द्वारा, छात्र छात्राओं द्वारा मीटिंग करके। यानी कि अगर साफ सफाई नहीं हो रही है सही ढंग से तो किसके द्वारा इसका समाधान किया जाएगा? साफ सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं हो रही है तो किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए, यदि किसी समूह द्वारा साफ सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में एक कमरे में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं की मीटिंग आयोजित करके इस विषय पर बातचीत करके स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्र छात्राओं द्वारा मीटिंग करके। अगला प्रश्न, छात्रावास से छात्रों को क्या लाभ है? अनुशासन, सहयोग की भावना, आत्मनिर्भरता, उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या क्या चीजें दिया जाता है? टीवी, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक मिनट, उपयुक्त सभी। छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए एक टीवी रूम, एक रीडिंग रूम, छात्रावास के भीतर बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस टेबल भी और अन्य खेल सामग्रियां जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने से न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ होता है बल्कि समान क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। इसमें से कौन सा सही है आपको बताया गया? तो आपको बता दें, इसमें जो सही है वह है ऑप्शन ए, स्वच्छ जीवन शैली और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, इसमें ऑप्शन ए यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रावास में छात्रों को कौन सी उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? चौकी, मेज, कुर्सी, बुक सेल्फ? हाँ, चौकी भी उपलब्ध कराई जाएगी, मेज, कुर्सी, बुक सेल्फ भी उपलब्ध कराया जाएगा, ये सही है। अलमीरा, हल्का लोहे का बॉक्स, इन्वर्टर क्या होगा? फिर है गद्दा, तकिया, एक कूड़ादान, साइकिल, कूड़ादान क्या होगा? साइकिल क्या होगा? मग, बाल्टी, एक पोछा, एसी क्या होगा? पोछा बच्चे क्या करेंगे? ठीक है, साफ सफाई करने वाला आता ही है, बच्चे पोछा का क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौकी, मेज, कुर्सी और बुक सेल्फ, ये छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है, एक वार्डन की नियुक्ति कितने छात्र छात्राओं के लिए की जाती है? मतलब एक वार्डन जो होगा, कितने छात्र छात्राओं पर एक वार्डन होगा? तो इसका सही जवाब है 60 से 80 छात्र छात्राओं पर एक वार्डन होगा। छात्रों की संख्या 80 से अधिक होने पर एक और वार्डन की नियुक्ति हो जाएगी। यानी 60 से 80 के बीच ये छात्रों की संख्या है तो एक वार्डन रहेगा, अगर 80 से ऊपर हो जाएगा तो एक और वार्डन की नियुक्ति हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न है, छात्रावास के खातों का परीक्षण एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार किया जाता है? छात्रावास के खातों का परीक्षण एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार किया जाता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 बार। एक वर्ष में 1 बार खातों का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, छात्रावास में छात्रों के प्रबंधन में त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक है मैनुअल, स्वचालित उपकरण, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, त्रुटियों से बचना तो आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर।
अगला प्रश्न, आधुनिक प्रबंधन में लाभ व हानि वाले खाते व बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों के लिए किस प्रकार की जानकारी आवश्यक होती है? कम विस्तृत, अधिक विस्तृत, सीमित मात्र या बहुत अधिक प्रतिलंबित? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधिक विस्तृत। ठीक है, आधुनिक प्रबंधन में अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, छात्र की ओर से किया गया असमान व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज करेगा? इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है कि असमान व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होगा? उपस्थिति रजिस्टर, शैक्षिक रजिस्टर, परामर्श रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें इसका सही जवाब होगा परामर्श रजिस्टर। जो छात्र द्वारा असमान व्यवहार होता है इसे परामर्श रजिस्टर में दर्ज करवाया जाता है, क्योंकि परामर्श के अंतर्गत काउंसलिंग के माध्यम से छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे परामर्श रजिस्टर में दर्ज करवाया जाता है। आपका आईसीटी का एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है, वो है वह व्यक्ति कौन है जो हॉस्टल की देखरेख करेगा? शिक्षक, वार्डन, चपरासी और क्लर्क? तो इसका जवाब आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि हॉस्टल का वार्डन जो है यही हॉस्टल की देखरेख करेगा। अब हम देखेंगे हिंदी यानी कि लैंग्वेज के क्वेश्चन। ठीक है, लैंग्वेज के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको मुहावरा दिया हुआ दांत काटी रोटी, इसका अर्थ पूछा है। समाज से बाहर, असाधारण घटना, पक्की मित्रता या बिल्कुल बेकार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांत काटी रोटी यानी कि पक्की मित्रता। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में आपको तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान और दोनों पद के बीच की विभक्ति चिन्ह का लोप हो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। जैसे रसोई और घर, बीच में चिन्ह का लोप हो गया है, यहाँ पे तत्पुरुष समास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, मनोरथ, निर्गुण और सदाचार? तो इसका सही जवाब है सदाचार। सदाचार जो है ये संधि का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न है, हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो हाथी जो है हमारा ये तत्सम है, तस्बो है, देशज है या विदेशी है? तो हाथी आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हाथी तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो हस्ती होता है। ठीक है, हस्ती। अगला प्रश्न है, तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तनय, सुत और आत्मज किसकी पर्यायवाची है? तो तनय, सुत और आत्मज ये जो पर्यायवाची है वो है पुत्री की। ठीक है, किसकी पर्यायवाची है? पुत्री की। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, जो मोक्ष चाहता हो क्या कहलाएगा? तो मुमुक्षु कहलाएगा। मोक्ष चाहने वाला क्या कहलाएगा? मुमुक्षु कहलाएगा। जबकि मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा कहलाएगा। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा कहलाएगा और जो मरने वाला हो उसे मुमुर्सु कहेंगे। मोक्ष चाहने वाला मुमुक्षु कहलाएगा, मरने वाला जो हो उसे मुमुर्सु कहेंगे और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा कहलाएगा। ठीक है, तनय, सुता और आत्मज किसकी पर्यायवाची है? पुत्र की। अगर यहीं पे तनया, सुता और आत्मजा होता तो वो पुत्री की हो जाता, जबकि तनय, सुत और आत्मज किसकी है? पुत्र का है। मूक का विलोम क्या है? अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी? तो वाचाल मूक का विलोम जो है वो होगा वाचाल, जबकि मृदुभाषी का विलोम कटुभाषी होगा। मृदुभाषी का विलोम क्या हो जाएगा? कटुभाषी हो जाएगा। ठीक है, अल्पभाषी का बहुभाषी हो जाएगा, मृदुभाषी का कटभाषी हो जाएगा, मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, इसमें त्रुटि कहाँ पे है? मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो देखिए, मुझे कल 2 किलो सही है, लीची खरीदने हैं, लीची खरीदने हैं, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। इसका शुद्ध जो होना चाहिए था, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, खरीदने हैं नहीं, खरीदनी है। तो जो यहाँ पे खरीदने हो गया है, इसी वजह से ये ऑप्शन सी गलत हो जाता है। ठीक है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के वेदों को किस श्रेणी में आता है? तो कक्षा में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, इसलिए यह समूहवाचक में आता है। ठीक है, जहाँ पर कई सारे लोग मिलकर एक कक्षा का निर्माण करते हैं। कोई एक व्यक्ति तो कक्षा में होगा नहीं, कई सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे समूह होता है, तो इसलिए यह समूहवाचक के अंतर्गत आता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम्स। एक आइडियम्स दिया हुआ है, आपका इडम्स दिया हुआ है, टू सेक ऑफ। इसका आपका मीनिंग बताना है कि इसका सबसे सही मीनिंग क्या होगा। टू सेक ऑफ,
इसका अर्थ होता है टू गेट रिड ऑफ, यानी कि छुटकारा पाना, मुक्त होना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा टू गेट रिड ऑफ। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन अ लार्ज नेचुरल ऑफ आर्टिकल्स लेक अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। मतलब आपको यहाँ पे बताया है कि इसके लिए एक वर्ड का यूज करना, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक एज द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा? पूल होगा, पॉन्ड होगा, क्रिक्स होगा या रिजीवर होगा। तो इसका सही जवाब होगा जो वो होगा ऑप्शन डी, यानी रिजीवर। रिजीवर मतलब होता है जलाशय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स व्हिच द बेस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्रेज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, रिस्पायरेशन सिस्टम, स्केलेटन, न्यूरॉन्स या आर्टरीज। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी के लिए एक शब्द स्केलेटन यानी कंकाल होगा। ठीक है, अगला होगा सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल वर्ड, यानी कि किसकी स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखी हुई है। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, इसमें पूछा है कि किसकी स्पेलिंग आपको सही लिखी हुई है। वेडनेसडे, वेदर, वर्थवाइल या वर्ड, किसकी स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखी हुई है? तो आपको बता दें वर्ड यानी कि विचित्र, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही लिखी हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वेडनेसडे में आपका होगा WEDNESDAY, जबकि यहाँ पे ई की जगह ए दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाता है। फिर आपका वर्थवाइल है WORTHWHILE होगा, यहाँ पे एच मिसिंग है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर वेदर में आपका होगा WEATHER वेदर, यानी कि मौसम, जबकि यहाँ पे ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो सही जो होगा वो होगा वैड, WEIRD वैड, यानी कि विचित्र। ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। यहाँ पे आपको एंटोनिम्स बताना है, किसका? एड्रॉन का। एड्रॉन का एंटोनिम्स बताना है। एड्रॉन का मतलब होता है सजाना, विभूषित करना। आपको इसका एंटोनिम्स बताना है, क्या होगा? तो इसका एंटोनिम्स होगा ऑप्शन बी, डिसफिगर, यानी कि एड्रॉन्स मतलब होता है सजाना, विभूषित करना, और इसका एंटोनिम्स होगा वो होगा डिसफिगर, यानी कि बदसूरत बनाना, कुरूप बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है सिलेक्ट द सिनोनिम्स। आपको यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, एक मिनट, किसका सिनोनिम्स बताना है? प्रोडिग्योस का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इमेनस, यानी कि प्रोडिग्योस मतलब आपका होता है विलक्षण, अस्वाभाविक, बहुत बड़ा, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इमेनस, यानी कि विशाल। ठीक, अगला प्रश्न आपका है, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, टेक द सूटकेस अपस्टेयर। इसमें आपको पैसिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिस सूटकेस शुड बी टेकन अपस्टेयर। ठीक है, अपस्टेयर्स, दिस सूटकेस शुड बी टेकन अपस्टेयर्स, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। ठीक, आपको बताना है कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, अगर नहीं है तो आप नो एरर सेलेक्ट कर सकते हैं। वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस, वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस। आपको बताना है इसमें कहाँ पे गलती है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सी है, सिंस वी हैड मिस्ड के स्थान पर होना चाहिए था सिंस बी मिस्ड। ठीक है, यहीं पे आपका गलत है, सिंस बी हैड मिस्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सिंस बी मिस्ड। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एक मिनट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? एक मिनट, अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है वो सिलेक्ट करिए। राजा डैश द हाउस बिफोर हरी गॉट हेयर, इसमें क्या भरना है? लेफ्ट, लीव्स, विल लीव्स, हैड लेफ्ट, क्या भरना है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैड लेफ्ट। राजा हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर। ठीक है, राजा हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है। द ओनर ऑफ द हाउस वाज डेस्क एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। क्या भरना है इसमें, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंडिग्नेट। फिर देखिए, अब यहाँ पे हिंदी के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 120 क्वेश्चन टोटल आएंगे, इनको देख लेते हैं। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसका है। तो यह कथन रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। अगला, अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग किसकी रचना है, एक मिनट, अंधा युग किसकी रचना है। तो अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती की कुछ अन्य जो रचनाएं हैं वो है सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया और देशांतर, ये भी धर्मवीर भारती की ही रचनाएं हैं। फिर आपसे पूछा गया है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर क्या होता है। तो बार बार जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ऑप्शन सी सही जवाब है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, तो आपको बताया मैं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। यह सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। सागर और गागर मैच कर रहा है ना, इसे ही क्या कहा जाता है, चौपाई कहा जाता है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रस सूत्र के उत्क्रांत का शशंकु के सिद्धांत का नाम है। तो अनुमितवाद। ठीक है, अनुमितवाद। फिर अगला प्रश्न है, इंसानियत का संधि विच्छेद है इंसान प्लस ईयत। इंसानियत का संधि विच्छेद क्या है, इंसान प्लस ईयत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता में समास है। तो माता पिता आपको द्वंद्व समास होगा, माता पिता में द्वंद्व समास है। ठीक है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या योम लगा हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, अथवा और योम लगा हो, जैसे माता और पिता, माता अथवा पिता, माता योम पिता, बीच में आपको ये देखने को मिल रहा है ना, तो ये इसमें कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे नदी नाले, दिन रात, जैसे दिन और रात, नदी और नाले, इन सब में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो श हा या रा ला वा, या रा ला वा आपके अंतस्थ होते हैं और श ह ये ऊष्म होते हैं। दोनों मिलाकर कितने हो गए, 8 हो गए। अंतस्थ कितने होते हैं, 4, और ऊष्म कितने होते हैं, 4। अंतस्थ कौन कौन से हैं, या रा ला वा अंतस्थ है, श ह ऊष्म है। ठीक है, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 8 हो गए। फिर है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये क्या है, तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी ये सामान्य भविष्यकाल है, जाएगी भविष्यकाल में हो गया, ये सामान्य भविष्यकाल है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। देखिए देखिए विकल्पों में जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी कृतवाच्य का उदाहरण है, जबकि राम द्वारा बाण को मारा गया, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेला गया कर्मवाच्य के उदाहरण है, उससे खाया नहीं गया ये भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, तो कृतवाच्य कौन सा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, इसमें काम किया गया है। ठीक है, कृत किया गया यानी कार्य किया गया है, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। राम द्वारा रावण को मारा गया, राम द्वारा रावण को मारा गया और छात्रों द्वारा फुटबॉल खेला गया, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी कर्म को किया गया है। ठीक है, उससे खाया नहीं गया, इसमें भाव हो जाएगा, उससे खाया नहीं गया क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये 120 प्रश्नों की श्रृंखला थी। अब आप अपने आप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही था। अगर आपको यह एफर्ट अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हो जाऊँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।